वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं फैसल साहब, एक तो ये वाली बात जो आज रेज भी हुई कि एक मीटिंग में बैठकर सब तय किया जा सकता था, दो फर्ज कर लें, दो आईनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है और क्या चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर का मिलना जो है वो मना है। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स में कोट कर रही हूँ। क्या वाकई में आपके ख्याल में कि एक इलेक्शन कमीशन के चीफ जो है वो और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी आपस में कंसल्टेशन अगर हो जाती तो ये मामला इतना कॉम्प्लिकेट ना होता हुआ दिखाई देता? रिमार्क्स कोई रिलेटेड नहीं है जो केस में दिए गए हैं। रिमार्क्स वैसे भी विटनेस होते हैं मुख्तलिफ चीजों में, नॉट लीगली मैटर। देखिए, कंसल्टेशन जो है वो हो चुकी थी। कंसल्टेशन जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के होने के बाद ट्रिब्यूनल्स में जजेस अपॉइंट हुए हैं। अगर दो जजेस अपॉइंट हुए हैं तो इलेक्शन कमीशन को बाकी जजेस को एतराज है तो रीजनिंग वो दे, क्योंकि वो सिटिंग जजेस ऑफ हाई कोर्ट है। और ये कहना और एक बाकायदा कैंपेन के तहत एक जो सिटिंग जज है उनको ये इल्जाम देना कि वो ये पटिशन सुन चुके हैं, तो ये बताया जाएगा जस्टिस शाहिद करीम साहब का क्या इंटरेस्ट है दूसरे इलेक्शन पटिशन में, क्या वो किसी इलेक्शन में कंटेस्ट किया है। देखिए, एक जज को रिडिक्यूल नहीं करना चाहिए। कोर्ट्स होती है और उनकी रिस्पेक्ट हर सूरत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है, इस पे एलिगेशन ये है कि इलेक्शन कमीशन हैज बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल फ्रॉड, जो कि फॉर्म 45 और 47 के सामने आया और उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशन है। इट्स मे बी द फर्स्ट टाइम कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो मेन हैसुल इदारा जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो फिर जब कंसल्टेशन होगी बाकी 3 सूबों में, बाकी चीफ जस्टिस साहबान ने जो नाम दिए वो आपने जजेस अपॉइंट किए, तो आपको मखसूस जजेस के ऊपर क्या एतराजात हैं। वो इंडिपेंडेंट जजेस हैं, वो जजेस आजाद मंच हैं, तो इलेक्शन कमीशन का दो अगर फ्री कैन की, एक हारने वाले और एक जीतने वाले फरीक के दरमियान जो है वो पार्टी बनने की जरूरत क्यों महसूस हुई जा रही है, क्योंकि नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी एक पार्टी, मखसूस पार्टी को शायद वो हेल्प आउट करना चाह रहे हैं। और जिस तरह से सलमान ने कहा है कि वो शायद मनूवर भी करना चाह रहे हैं कि रिटायर्ड जजेस के जरिए या जिस तरह से ये एप्लीकेशन है, ये में हकीकत कितनी है वो अलग बात है। तो बात ये है कि कंसल्टेशन जब अगर आपने बाकी 3 चीफ जस्टिस करके वही जजेस अपॉइंट किए हैं, तो एक इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड टू गिव एनी रीजन कि आप जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपनी मर्जी के क्यों लगाना चाहते हैं, और अगर पैनल जो है वो आप क्यों मांग रहे हैं जब आपने उन्हीं में से 2 लगा दिए और बाकियों को क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो ये चीजें हैं। उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस भी मैला फेज लिटिगेशन है जिस तरह से उनके, तो और उसमें बड़े अहम सवालात भी आज चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी फैसल साहब रेस किए हैं कि ये रिटायर्ड जज का कानून कब बनाया गया। एक तरफ पार्लियामान ने कानून बनाया है, बनाया गया जब पार्लियामान ने इसको अमेंड करके डिलीट किया 2023 में, ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी। और फिर जब गिलानी साहब जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उनका काम ही नहीं था कि वो ऑर्डिनेंस जारी करते, स्पेशली इन दैट सर्कमस्टांसेस जब उनका अपना केस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर में। तो और वहां पे जब आपकी अपनी आप ये तो सेल्फ सर्विंग एक ऑर्डिनेंस इन्होंने निकाला है। रिटायर्ड जजेस की तो फ्रैंकली अलीना कोई हैसियत नहीं होती, ये तो नौकरियां तलाश करने रहते हैं हर वक्त, ये जान ही नहीं छोड़े मतलब किसी तरीके से। और आपको याद होगा कमीशन बनाने के ऊपर भी, और यही जो जजेस का लेटर था उस पर भी रिटायर्ड एग्जैक्टली माजरत कर लेते, अमरात भी और तनख्वाहें भी और सारी उसने गवर्नमेंट से लेनी है नहीं। और ठीक है, मैं हाफिज साहब की तरफ लेकर आना चाहूंगी। हाफिज साहब, क्या अब आपको आपके ख्याल में, और ये भी मैंने जिस तरह अपने स्टार्ट में भी डिस्कस किया और मेंशन किया था कि ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब बेंच तश्कील दिया जाता है तो रिपोर्टर हजरात भी हों, सब जो है वो उनको पहले ही ऑलरेडी नज़र आ रहा होता है कि मामला किस तरफ जाएगा। आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब और जो लार्जर बेंच होगा वो मामले को किसी तरफ, किसी नहज पे लेकर जा सकता है? ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आपको अपहोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है या सेट असाइड कर सकता है? अलीना, एक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट इंप्रेशन का केट है आर्टिकल 219 के नीचे, और बिल्कुल ठीक उन्होंने 5 मेंबर्स बेंच को एक कॉन्स्टिट्यूट किया है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 4 के नीचे है कि हमें इसका फैसला करना चाहिए। दूसरा, 2 चीज़ें इसके अंदर ये आएंगी। एक, इसके अंदर ये आएगा कि क्या हाई कोर्ट का सिंगल जज जो है
दो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस की जो कंसल्टेशन है उसके दरमियान इंटरवीन कर सकते हैं थ्रू जुडिशल ऑर्डर कि जब मामला एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो क्या वो मामला आर्टिकल 199 के नीचे चैलेंज हो सकता है या हाई कोर्ट के जज साहब वो ऑर्डर कर सकते हैं, एक चीज़। दूसरा, उस चीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट मामला जो है वो ये है कि जिन बुनियाद के ऊपर वो मामले जिस एक ही जजमेंट पर रिलाई किया गया है वो 96 की कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन में, तो मीनिंगफुल कंसल्टेशन की वो जो जजमेंट है वो तो जब जजेस की अपॉइंटमेंट वाली आई 20th अमेंडमेंट आ गई तो उसके अंदर तो बात ही खत्म हो गई। अब कोई रेलिवेंसी ऐसी नहीं है कि जो आपकी 96 की जजमेंट को आप आज लेके आए। तीसरा ये है कि वो कंसल्टेशन वहां पे थी जहां पे मैंने पहले जिक्र किया कि 175 के नीचे है या 203 के नीचे है या 212 के नीचे है। इलेक्शन कमीशन का रोल होना एक और बात है, इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन होना और बात है, लेकिन इस केस के अंदर ये है कि इलेक्शन कमीशन एक साउंड फुटिंग पे है और ये जो केस है इसके अंदर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी ये मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखेगी और इसके अंदर ब्राइट लीगल चांसेस ये हैं कि आर्टिकल 219 की जो इंटरप्रिटेशन आएगी कि उसके अंदर ये है कि ये प्रेरोगेटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है और सिंगल एंडेडली चीफ जस्टिस नहीं कर सकते, और जब चीफ जस्टिस नहीं कर सकते तो सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट जो है वो किस तरह चीफ जस्टिस की बिहाफ के ऊपर जिनसे उन्होंने बात ही ना की हो और उन्होंने कहा जी कि मेरे चीफ जस्टिस ने मीनिंगफुल कंसल्टेशन जी फैसल साहब, ये जो 219 का जो अभी इंटरप्रिटेशन है मैं इससे एग्री नहीं करता। और ये भी 18th अमेंडमेंट के बाद जी कमीशन की ड्यूटी है टू अपॉइंट इलेक्शन। अब सब एक मिनट सर, एक मिनट आपकी इजाजत जी कि 219 में ड्यूटीज नहीं है, ये पावर नहीं है और ना ही डिस्क्रेशन है। अब जो उनकी ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करें और आर्टिकल 222 में जो कानून पार्लियामेंट बनाएगा उसके नीचे उन्होंने वो ट्रिब्यूनल्स अपॉइंट करने हैं। अब उसमें कंसल्टेशन जो है, अब एक तो ऑडिट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी देखना पड़ेगा कि आपने जो कंसल्टेशन हो गई जो पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो, एक स्पेसिफिक सूबे को जो है क्यों वो मखसूस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, तो ये भी एक क्वेश्चन आएगा। तो आर्टिकल 222 को पार्लियामेंट ने जो कवानीन बना के देने हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करना है। तो 219 की जो वर्डिंग है वो ड्यूटीज ऑफ इलेक्शन कमीशन है, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन नहीं है। सो ड्यूटी का मतलब है कि चीज उनको फराइज में शामिल और ये मुझे कहने में एटलीस्ट कोई यार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अदा करने में बिल्कुल फेल हुआ है इस इलेक्शन में। राइट, मैं बुज़र साहब आपकी तरफ ये बात लेकर आना चाहूंगी, चूंकि चीफ जस्टिस साहब ने आज ये भी मेंशन किया था कि पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था और उनका हवाला उस पिटिशन का था कि जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे थे उमैर नियाजी साहब को, जिस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे जो है वो ग्रांट कर दिया था अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ डीसीज, डीआरओज और एआरओज, एसीज। सो ये हमें क्या बता रहा है वैसे आपके ख्याल में? चीफ जस्टिस साहब ने अपना माइंड जो है वो ऑलरेडी बना लिया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों से मुतालिक विज़ इलेक्शन मैटर्स? अच्छा, ये एक इशू ये होता है कि जब कोई भी शख्स वन वे कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, आगे से कोई रिबटल ना आए ना, तो आपको पूरी बात समझ नहीं आती। वो केस ऐसे नहीं था कि इलेक्शन रोक दिया जाए, वो एक केस का एक ही मुद्दा था कि जो आरओज हैं और डीआरओज हैं वो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी से ना लिए जाएं, क्योंकि खतरा है कि ये डीआरओज जो एमपीओ ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं इन्होंने ही आगे इलेक्शन कराना है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। जुडिशरी से आरओज ले लें, ये इतनी सी हमारी इस्तदा थी, लेकिन उसको एक डिफरेंट कलर दिया गया हर तरह, क्या उस पे कि जी इलेक्शन रुकवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर हमारी जो एप्रीहेंशन थी अलीना वो बड़ी रीजनेबल थी, आपने देख लिया उन डीआरओज ने क्या बेड़ा गर्क किया उस इलेक्शन का। दैट वो हिस्ट्री उस पिटिशन को खुद ही जज करेगी, वो गलत थी, ठीक थी, और तारीख बड़ी न्यूट्रल होती है, वो कर लेगी, आप लोग भी तो कर लेंगे। जहां तक देखें इसकी बात है जो बात कर रहे हैं हाफिज साहब ने कि जी सिंगल जज ने क्या क्यों एजम्पशन की, वो चीफ जस्टिस का प्रोगेटिव है। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे जस्टिस शाहिद करीम साहब वो केस एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं सुन रहे थे, वो वाइल परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन सुन रहे थे, और दैट केस वाज नॉट विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली आर्टिकल 219, वो केस था रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 9 and 10A, ड्यू प्रोसेस, एक्सेस टू जस्टिस एंड फेयर ट्रायल। अगर कोई शख्स जिसके खिलाफ, जिससे मैं अग्रीव्ड हूं, वो ही जजेस अपॉइंट करे
या वो खुद ही जज बन जाए इन अ वे इनडायरेक्टली मेरा केस सुनने के लिए, तो क्या मुझे फेयर ट्रायल मिलेगा, मुझे ड्यू प्रोसेस मिलेगा, क्या मुझे एक्सेस टू जस्टिस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली इट वाज एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जो हाई कोर्ट का काम है आर्टिकल 199 में, कि जब भी उनके पास कोई पिटीशन आती है रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ अ फंडामेंटल राइट, तो हाई कोर्ट ने रेट इशू करनी है, ऑर्डर पास करना है टू इंश्योर कि मेरा फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड हो। तो दैट वाज जुडिशियल पावर्स बीइंग एक्सरसाइज्ड by the Lahore High Court to enforce the fundamental rights of the petitioners and also millions of Pakistanis जिसका इलेक्शन चोरी हुआ है, जिनका मैंडेट चोरी हुआ है। सो बिल्कुल आइन के मुताबिक वो जजमेंट है, कानून के मुताबिक वो जजमेंट है, वो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को अपहोल्ड करता है, कंसल्टेशन की जो डेफिनेशन है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में दी गई है उसको अपहोल्ड करता है। उसमें कोई मुझे ऐसी अचंभे की बात नजर नहीं आती, ऐसी चीज जो खिलाफ आइन हो, कानून हो, और ये अपहोल्ड ही होगी। और जो ऑब्जर्वेशन चीफ जस्टिस साहब ने दी है अब वो इररिलेवेंट होगी। फैसल साहब ने कहा है अब लार्जर बेंच बैठेगा जुडिशियल साइड पे, जब जजमेंट आएगी तो हमें पता लगेगा कि ये जजमेंट गलत थी या ठीक थी। सुप्रीम कोर्ट और आपने जिस तरह से कहा कि अपहोल्ड आपको होता हुआ नजर आया, हाफिज साहब फाइनल आपके रिमार्क्स। मैं अलीना इसके अंदर ये कहूँगा कि चूंकि बार बार हम उसको एक तरफ लेके आ रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ इस मामले में वाजे नहीं है, एक चीज़। दूसरा उस चीज़ के अंदर ये है कि नहीं, दूसरा ये है कि अभी इसके अलावा हाई कोर्ट के 32 जजेस और भी हैं। क्या वो 32 जजेस जो हैं हमें उनकी इंटेग्रिटी पे शक है, क्या हमें उनकी कॉम्पिटेंसी पे शक है कि अगर, और दूसरा ये था कि जो चीफ जस्टिस साहब ने अब्रप्टली एक लेटर लिखा कि जी आप 8 का करेंगी, तो क्या 8 के अंदर वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन थी जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है? यहाँ तो उसके अंदर एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन होती और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको रिफ्यूज करता, तो बेटर वुड बी कि जी इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है चीफ जस्टिस जो है वो खुद उस चीफ जस्टिस ने उसको खुद नहीं किया और वो जज सिंगल के आर्टिकल 199 के चले गए, और 199 वहां पे एक्सरसाइज होता है जहां पे आपके पास अल्टरनेट फोरम अवेलेबल ना हो। और जितने भी अलीना एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हाई कोर्ट के आते हैं वो स्टेट अवे आर्टिकल 184(3) के नीचे आते हैं, आप उसको 199 के अंदर कर ही नहीं सकते। तो क्या चीफ जस्टिस जो थे इस केस के अंदर रिस्पोंडेंट हो सकते हैं? क्या उन्हें बुलाया जा सकता है कि जी आप ये बताएं कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन क्या हुई थी या किस लेवल के ऊपर हुई थी? और ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और ये जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं कर सकते। एक चीज ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बजाय प्रेम्प्ट करने के उन्हें जो था वो जाके चीफ जस्टिस से बैठ के रिजॉल्व कर लेते इस मामले को। 6 महीने जो है, मैं पूछना चाह रहा था, कानून में ये है कि जो इलेक्शन पिटीशन है वो 6 महीने के अंदर डिसाइड होनी है एज पर द लॉ। तो अगर आप और गैजेट नोटिफिकेशन इशू होने के बाद 76 के लेके 1976 से लेके लीना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट से लेके 2024 तक आज तक कोई केस 180 दिन में फैसला नहीं हुआ। आपने रिप्रेजेंटेशन दे दी, प्रेजेंटेशन कर दी इलेक्शन पिटीशन की, और 6 महीने ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन अपॉइंट ना करे, तो क्या ये जाती नहीं है उन लोगों के साथ जिनका इलेक्शन इफेक्ट हुआ हुआ है? चले कोई एक तो अमेंडमेंट ऐसी है जो पीडीएम की गवर्नमेंट की है जिसको कैरी किया जा रहा है कि एक अच्छी अमेंडमेंट थी कि रिटायर्ड जजेस नहीं लगने चाहिए। पता नहीं क्यों इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ गई है, और कोई जो है बाकी क्या अदालतें जो है, हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिपीलर सुनती है कि जब भी कोई डिस्प्यूट आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, जुडिशियल साइड पे, जब भी होता है तो हम अदालतों की तरफ जाते हैं। इस हद तक अलीना है, इस हद तक अलीना है कि अगर सेक्शन 140 के नीचे ट्रिब्यूनल को फैसला भी करते हैं तो वो स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जाता है अपील के लिए, उसको आप हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी नहीं कर सकते। तो एक सेपरेट मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ का है, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट उसी को अपहोल्ड करेगी। के सारे फैसले हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं, जितने भी आप देख ले, पेशावर नहीं जो फाइनल जजमेंट है ना इलेक्शन पिटीशन की अबूजर 225 के नीचे जो इलेक्शन पिटीशन जितनी भी फैसला होती हैं वो स्टेट वे सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। 225 का केस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाती है वो, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं। चले लेट्स सी, आई हैव टू कंक्लूड, बट लेट्स सी कि किस तरफ ये मामला अब गोइंग फॉरवर्ड लार्जर बेंच क्या डिसाइड करता है और किस हद तक लीगल रूम जो है इसमें मौजूद है इस मामले के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाफिज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, सलमान नियाजी साहब थैंक यू, फैसल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। विद दिस विल गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत और जो बजट को लेके जो डिस्कशंस चल रही हैं अब नेशनल असेंबली में, बड़ी धुआंधार तकरीर आज भी अपोजिशन लीडर ने की।
किस तरह से मईशत को एक डायरेक्शन दी जा सकती है, एक ब्रेक के बाद।